मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज पेश हुए बजट पर चर्चा करने के लिए। बजट 2023 चॉइस। पहले ही जब मैं इस सेशन को आपसे शुरू करूं, कुछ बातें पहले ही डिस्क्लेमर के रूप में आपके साथ साझा कर देता हूं। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, बजट 2023 चॉइस ये पूरे देश के लिए बजट आया हुआ है। अब आप उस देश में कहां पर किस तरह से अपने आप को पाते हैं, यह आप पर निर्भर करना चाहिए। क्योंकि ये जो चैनल है जिस पर मैं आपके साथ पढ़ाने संबंधी बातें करता हूं, तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको ध्यान में रखकर इस बजट का विश्लेषण करूं। क्योंकि बजट पूरे देशवासियों के लिए है, कर्मचारियों के लिए भी है, तो व्यवसायियों के लिए भी है, तो पढ़ने वालों के लिए भी है, तो पढ़ाने वालों के लिए भी है, तो राजनेताओं के लिए भी है, अर्थशास्त्रियों के लिए भी है, बैंकर्स के लिए, सबके लिए बजट होता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको इस बजट से जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप तक ब्रीफ में लाने का प्रयास करूंगा। आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप कम से कम वो चीजें ना पढ़ें जो कि आपको मनोरंजक तो लगेंगी लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। मनोरंजक जैसे मैं पहले ही बता इसलिए दे रहा हूं ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि सर आपने हमको ये चीज नहीं बताई। जैसे आप में से कुछ साथियों ने सिगरेट महंगी हो जाएगी कि सस्ती हो जाएगी, टीवी महंगी हो जाएगी कि सस्ती हो जाएगी, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। परीक्षा के अंदर ये समझिए कि आपके आउट ऑफ सिलेबस की बातें, हाँ अवेयरनेस के लिए अच्छा है। घर वाले अगर आपसे पूछ लें बजट कैसा रहा तो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पहले गुजारिश कर रहा हूं कि जो बातें मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूं, हालांकि पूरा बजट निर्मला सीतारमण जी ने खुद 1.5 घंटे में कवर किया है, तो मैं अपनी 15-20 मिनट की क्लास में कैसे कवर कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स जरूर देके जा रहा हूं अभी इस सेशन के अंदर जो आपको निश्चित ही फ्रूटफुल होंगी, ये दावा है। चले शुरू करें, आइए। तो फिलहाल के लिए बजट ट्रेंड कर रहा है। बजट 2023 इस समय ट्विटर के अंदर ट्रेंड कर रहा है। यूनियन बजट 2023 चॉइस आ चुका है। पहले मैं आपको क्लियर करता हूं बजट 2023 चॉइस का मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के द्वारा वर्ष 2023 चॉइस के बीच में जो खर्चे होंगे वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि साहब हम 2023 चॉइस में क्या खर्चा करने वाले हैं। अब जब मैं खर्चे डिक्लेयर करने की बात करता हूं ना, तो मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा और वो ये है कि सरकार के खर्चे होते कितने प्रकार के हैं, है ना। मतलब कुछ बेसिक स्टडी इसलिए कर लें क्योंकि चूंकि ये थोड़ा सा एकेडमिक से रिलेटेड क्लास है, तो एकेडमिक से रिलेटेड बातें आपको यहां पर पता रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सरकार के खर्चे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से मतलब एक खर्चा वो जो कि रेगुलर बेसिस पे होना है। रेगुलर बेसिस पे होना है मतलब हर साल होना ही है। जैसे उदाहरण के मतलब इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, जो हर साल होना कन्फर्म है, हर साल होने वाले खर्चे। यदि आपको बजट समझना है तो इसको पहले आप अपने आप के ऊपर लागू करके देख लीजिए, बजट समझ जाएंगे। बजट अपने आप के ऊपर लागू करने का अर्थ यह है कि यदि आप एक गृहस्थ हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप जो भी हैं, आपको अगर पैसे की आवश्यकता है तो आप पैसे की आवश्यकता को अपने दिमाग में डिजाइन करते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए घर वालों के द्वारा दिए जाते हैं, तो आप उसको डिजाइन करते हैं कि मैं इसे कैसे कैसे खर्च करूंगा। आप इसमें से डिजाइन करते हैं कि यार मेरे को 2,000 रुपए तो रूम पर खर्च करने हैं। मैं एक आइडियल एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 ही कमाते होंगे, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 2,000 में रूम मिल ही जाता होगा। मैं एक आइडियल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सिंपल एग्जांपल, कि भाई 10,000 रुपए आपको घर वालों ने दिए। अब ये घर वाले कौन है ना, इस पर चर्चा करेंगे। ये 10,000 रुपए आपको पॉकेट मनी के रूप में प्राप्त हुए। 2,000 रुपए पर मंथ आपको रूम पर खर्च करने हैं। आपको 2,000 रुपए खाने पर खर्च करने हैं, फूड पर खर्च करने हैं। ये पर मंथ खर्च होंगे ही होंगे, है ना। ये रेंट पर खर्च होना था, ये फूड पर खर्च होना था, लेकिन पर मंथ होना था। ऐसे ही अगर आपको लग गया कि 2,000 रुपए मेरी लाइब्रेरी पर खर्च होंगे, लेकिन वो पर मंथ होंगे, यानी आपको मिलने वाले 10,000 में कुछ ऐसा पैसा है जो कि आते ही पता है कि इन जगहों पर जाएगा खर्च होने। आई बात समझ में। आपको पहले से ही पता है कि भाई देख, दूध का खर्चा जाएगा, कमरे का खर्चा जाएगा, लाइब्रेरी का खर्चा जाएगा, खाने का खर्चा जाएगा, घर आने जाने का खर्चा जाएगा, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा जाएगा, सफाई वाले का खर्चा जाएगा। ये पहले से पता है। अखबार का खर्चा जाएगा, पहले से फिक्स है। जो चीजें बजट में पहले से फिक्स होती हैं कि होंगी ही होंगी, उन्हें हम रिकरिंग नेम पर जानते हैं। रिकरिंग मतलब होती आनी है। और इस प्रकार के खर्चों को हम, जो हर साल होने वाले होते हैं, इन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। पहले तो इस थोड़े से टर्म को समझ लीजिए। रेवेन्यू से अर्थ हो गया रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब जो हर साल होगा। ठीक है, हर साल खर्चे भी होंगे तो हर साल आमदनी के सोर्स भी होंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं,
आपके पास 10,000 कहां से आया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने खर्च की बात कर ली कि सरकार के पास खर्च करने के दो तरीके होते हैं। एक जो सालाना की सालाना फिक्स है कि ये तो होना ही है, जैसे स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना ही है सरकार को फूड सब्सिडी पर पैसा खर्च करना ही है, डिफेंस पर करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना ही है, सरकार के जो फिक्स जैसे लोन का पेमेंट है वो करना ही है। तो ऐसे खर्चे जो हर साल होंगे, एक प्रकार का खर्च तो ये होता है। और दूसरा एक ऐसा खर्च जो सरकार भविष्य के लिए करे। भविष्य के लिए करे से मतलब क्या है, आपने जो 10,000 रुपए खर्च किए, इनमें से एक खर्चा आप ऐसा भी रखते हैं अपने लिए, जैसे मोबाइल खरीदना है। अब हर महीने तो नहीं खरीदोगे, लेकिन इस 10,000 से आ भी नहीं जाएगा मंथ से, तो आपने 1,000 रुपए बचा करके किस्त के ऊपर एक मोबाइल खरीद लिया 10,000 रुपए का, कि भाई मैं 1,000 रुपए पर मंथ इसमें से निकालकर मोबाइल लूंगा। लेकिन लोगे तो एक ही बार ना। जो काम एक बार होता हो या 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए सरवाइव करता हो, उस प्रकार के खर्च को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेते हैं। तो अब मैं आपको बजट की तरफ लेकर चलूं, उससे पहले कुछ बजट की बेसिक विश्लेषण करा देता हूं। बजट होता क्या है, पहले ही हम अगर इसके बारे में चर्चा कर लें तो आम बोलचाल की भाषा में बजट और कुछ नहीं, सरकार की आय और खर्च का ब्यौरा है। खर्च का ब्यौरा है। अब यह बात जितनी ज्यादा आसान है उतनी ही ज्यादा टफ हो जाती है जब ऑन पेपर दिखाई देने लगती है, लेकिन इसे आप आसान बनाकर रख सकते हैं अगर हम बहुत अपने आप के ऊपर चर्चा को केंद्रित रखें। जैसे मैं बजट की जगह जब यह बोलता हूं कि सरकार किसकी, देश की, तो यह सोचने में थोड़ा बड़ा लगता है। अब मैं इसको आप पर केंद्रित कर देता हूं, व्यक्ति विशेष पर केंद्रित कर देता हूं, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे सरकार की जगह आप अपने आप को रख दीजिए और अपने आप के ऊपर यहां शब्द फोकस कर दीजिए आय। व्यक्ति की आय कैसी हो, तो सरकार की आय कैसी होती है, इससे आप अपने आप की आय को समझना। सरकार की आय दो प्रकार की होती हैं, एक जो सालाना होती हैं, एक जो कभी कभार होती हैं। अब सालाना और कभी कभार, इसका क्या मतलब है? अब आप कहेंगे सरकार की मंथली आय नहीं होती क्या? उसको मंथली को भी आप सालाना में कवर कर सकते हो, जो हर बार होने वाली आय है ना। तो सरकार की आय दो प्रकार की होती है, एक जो हर साल होगी और दूसरी जो कभी कभार होगी। यानी इनकम दो प्रकार की हो गई, एक रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू। अब आय है इसलिए इसको रिसीप्ट बोल रहे हैं, यानी प्राप्ति हो रही है। और दूसरी, जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट हो रहा है ऐसे ही कैपिटल भी रिसीप्ट होगा। अब आपका दिमाग अचानक चक्कर खाएगा, सर एक मिनट, पीछे वाले पेज पर तो आपने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताए थे। अभी मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। मैंने आपको जो बात पीछे एक्सपेंडिचर में दिखाई थी वो मैं आपको आपकी आय में भी दिखा रहा हूं। यानी आय भी दो प्रकार की है और खर्च भी दो प्रकार के हैं। खर्च कौन से हैं? खर्च भी दो प्रकार के हैं, एक रेवेन्यू प्रकार का है और दूसरा कैपिटल प्रकार का है। अब पहले इन दोनों का अब मतलब समझ लेते हैं। यानी सरकार की आय और खर्च, आय रिसीप्ट और खर्च एक्सपेंडिचर, इन दोनों का ब्यौरा बजट है। रिसीट दो प्रकार की है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल। ऐसे ही खर्च दो प्रकार का है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू बोले तो रिकरिंग, जो सालाना लेवल पर होगा। क्या होता है सरकार के पास सालाना? क्या सरकार की सालाना कमाई होती है क्या? सरकार कमाती है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, सरकार जीएसटी के थ्रू सालाना कमाती है। इवन मंथली टैक्स लेती है सरकार तो, लेकिन साल भर के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। सरकार टैक्सेशन में जीएसटी रेगुलर बेसिस पे कमाती है। सरकार टैक्स के रूप में इनकम टैक्स, जीएसटी अलग टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है जो कि हर साल कमाती है, कॉर्पोरेट टैक्स है उसे हर साल कमाती है, और भी ना जाने बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास आपसे पैसे उगाने के। सरकार पैसे कमाती है। अच्छा, यानी सरकार के पास पैसे कमाने के तरीके तो होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा टैक्स तरीका क्या होता है? आपसे रिकरिंग लेवल पर, यानी हर साल लिया जाने वाला। और हर साल जो लिया जाने वाला टैक्स है
उनमें मेजॉरिटी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो कि सेट है कि तो लिया ही जाना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक चीज और आती है, वो है कैपिटल रिसिप्ट, सरकार के पास आय का दूसरा बड़ा साधन। वो क्या है? सरकार ने एयर इंडिया बेच दी, सरकार ने एनटीपीसी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, सरकार ने ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, सरकार ने रेलवे में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अब ये हिस्सेदारी सालाना थोड़ी बिकती हैं, एक बार फिक्स है। एक चीज है जैसे रेलवे है, मान लो आज रेलवे के नाम से आप में से कईयों के इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, एलआईसी की बात करते हैं। एलआईसी है, मान लो एलआईसी की कीमत है मान लो 75,000 करोड़ रुपए, उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, चाहे मेरे लिखे तो 1000 करोड़ रुपए ही हो, उदाहरण ले लो कि लाख करोड़ रुपया उसकी कीमत है। सरकार ने 25% हिस्सा उसका बेच दिया, तो 25% हिस्सा जो बिक गया, अब वो दोबारा थोड़ी बिकेगा, वो तो एक ही बार बिका है। तो जो एक बार बिका है वो कैपिटल रिसिप्ट में आ गया, बेच दिया ना, सरकार को पैसा मिल गया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। सरकार ने अपना हिस्सा बेच दिया और उससे पैसा ले लिया। तो सरकार की आय के दो बड़े साधन क्या हुए? एक तो वो जो सालाना होने वाला है, आप इस बार भी टैक्स दे रहे हो, अगली बार भी दोगे। दूसरा वो जो आपको सरकार को एक बार मिल रहा है, जैसे कैपिटल और बोरोइंग्स। हालांकि रेवेन्यू आपकी रिसिप्ट में लोन लेना भी आपकी आय के पक्ष में लिखा जाएगा। क्रेडिट और डेबिट के अगर खाते बने, अगर बजट को मैं ये कहूं कि ये किसी खाता बही के जैसा है जिसमें क्रेडिट और डेबिट के खाते हैं, तो जो बोरोइंग्स आप ले रहे हैं, उधार जो आप ले रहे हैं, सरकार उधार ले रही है, पैसा मांग रही है, कहीं से ले रही है, वो कहां से भी ले सकती है, आपसे भी ले सकती है उधार। बोले हमसे उधार? बिल्कुल। सरकार बहुत बार ऐसे लेटर जारी करती है, जैसे किसान विकास पत्र हुए, बॉन्ड लेटर्स हुए, वो असल में होते क्या हैं? आपसे पैसा उगाने के ही तरीके होते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको आगे, इसी सेशन के अंदर बताएंगे कि सरकार फिस्कल डेफिसिट की पूर्ति के लिए किस प्रकार से आपसे डेफिसिट फाइनेंसिंग करवाती है, पैसे कैसे लेती है आपसे। वो मतलब हालांकि ये अपने आप में पढ़ाने का सेशन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक बातें शुरुआत में क्लियर कर देता हूं, ताकि इन टर्म्स को अब आप जैसे ही आगे चल के बजट में देखेंगे तो आप चौंकेंगे नहीं। देखिए मेरे लिए बहुत आसान है इस सेशन को पढ़ाना। यदि मैं केवल ये पढ़ा दूं कि बच्चों सिगरेट महंगी हो गई है, इनकम टैक्स का स्लैब यहां पहुंच गया है, स्वास्थ्य पर इतना खर्चा होगा, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, वो कहीं नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं जितनी देर आपको कुछ बताऊंगा उसमें से शायद 2-4% काम की चीज आपके लिए निकल आए। फिर भी आपको समय निकालकर ये पढ़ना है ना। मैं आपको कुछ बेसिक्स बता के जा रहा हूं जो काम के बहुत हैं, है ना। कभी और चाहोगे तो इस पे और भी डिटेल में कभी सेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझो ये कोर इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कमाई की कर ली, जैसे कमाई की बातें करी वैसे ही खर्च की बातें भी होंगी। खर्च की बातें, भाई सरकार को सालाना देने वाले खर्च, जो कि मैंने आपको पिछले वाले पेज पर बताए थे कि सरकार के खर्चे मतलब मंथली या सालाना बेसिस पे होते हैं। फिर कैपिटल पर भी होते हैं, जैसे सरकार ने कभी एयरपोर्ट बनवा दिया, रेल लाइन बनवा दी, एयरपोर्ट बनवा दिया है, सड़कों का निर्माण करवा दिया, हॉस्पिटल्स का निर्माण करवा दिया, स्कूलों का निर्माण करवा दिया। ये थोड़ी है जो आज स्कूल बना दी वो दोबारा कल बनेगी, जो अब बन गई वो कई सालों तक चलेगी। यानी 1 साल से ज्यादा के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। तो एक प्रकार से जो बजट जारी किया जाता है, अब अगर आप मेरी बात को समझ चुके हैं तो ये 2023-24 का जो बजट है इसमें 2 प्रकार की बातें की गई हैं। कौन सी? इसमें आय का और खर्च का ब्यौरा है। आय और खर्च के ब्यौरे को यहां पर साझा किया जाता है। आ गई बात समझ में? आय और खर्च के ब्यौरे में आय के दोनों तरीके बताए जाते हैं कि रेवेन्यू कहां से आएगा और कैपिटल कहां से आएगा, और खर्च के ब्यौरे में दोनों बातें बताई जाती हैं कि रेवेन्यू पर कहां खर्च होगा और कैपिटल पर कहां खर्च होगा। ये 2 बेसिक बातें अब तक आपको कवर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब मैं आपको आगे फिर लेके चलूं, जैसे पन्ना पलटूंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे। इससे पहले फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और जान लीजिए। आपने कभी ये सुना हो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया? सुना है? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी सरकार खर्च तो ज्यादा कर दे और कमाई उसकी कम हो। तो आप मुझे बताइए सरकार कर्जे में रहेगी या मुनाफे में रहेगी? दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा। यदि केस 1 क्या है?
जब सरकार की खर्च ज्यादा हो, यानी खर्च यानी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के बताए थे अभी मैंने आपको, कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्च इज ग्रेटर देन आय, आमदनी, इनकम। आय कितनी प्रकार की बताई थी? दो प्रकार की, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। इनकम या रिसीप्ट जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यदि खर्च ज्यादा और आय कम है तो ऐसी स्थिति में घाटा होगा, और इस घाटे को आप लोग फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं, राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। राजकोषीय घाटा के, राजस्व नहीं, राजकोषीय, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा क्या है? यदि सरकार का खर्च ज्यादा है और आय कम है तो घाटा होगा। स्वाभाविक रूप से सोचने की बात है कि सरकार के पास में घाटा होगा, लेकिन खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा? आपने कह दिया खर्च हम इतना करेंगे। नेताजी का भाषण है क्या जो दे दिए आप संसद में बात कर रहे हैं, संसद में बात कर रहे हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, तो खर्च करने के लिए पैसा कहां से लाओगे? इसका मतलब आपको पैसा भी लाना पड़ेगा। पैसा कहां से लाओगे? यानी जो फिस्कल डेफिसिट आपका आ रहा है, यानी देश को जो घाटा हो रहा है, उसकी फाइनेंसिंग कहां से करोगे? तो आंसर आता है कि सरकार इसके लिए लोन लेगी। अब ये लोन कहां से लेगी साहब? सरकार को भला कौन लोन दे सकता है? दूसरे देश लोन दे सकते हैं। यानी सरकार कर्जा ले सकती है, बोरोइंग्स। कहां से बोरोइंग्स ले सकती है? किसी दूसरे देश से ले सकती है, बैंक से ले सकती है। बैंक सरकार को लोन देते हैं? अरे क्यों नहीं देते? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से आरबीआई से सरकार बैंक लेती है, लोन लेती है। और सर आप सबसे भी लोन ले सकती है। क्या बात कर रहे हो, हमसे भी सरकार लोन ले सकती है? बिल्कुल, मैंने कहा ना आपसे, बॉन्ड बेचकर सीधा आपको ही बॉन्ड बेच दिया जाए, जैसे पहले किसान विकास पत्र बिकते थे। अच्छा, और तरीका क्या हो सकता है? सरकार इन सब से निपटने के लिए आरबीआई को बोल दे कि जाओ और जाकर पैसे छापो, यानी पैसे छाप करके लिए भी सरकार नोट की प्रिंटिंग करके भी फाइनेंसिंग कर सकती है। लेकिन वो सबसे घटिया तरीका माना जाता है, वो महंगाई बढ़ाता ही है। फिलहाल के लिए एक लाइन में समझ जाइए कि खर्च ज्यादा और आय कम तो घाटा होगा। लेकिन क्या सर सरकार इतनी पागल होती है क्या? हमारे घर वाले तो डांट देते हैं हमको, किस बात के ऊपर? कि तुम तो बेटा अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने की बातें करते हो। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी देश, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वो हमेशा घाटे का बजट ही पेश करता है। घाटे का बजट पेश करता है मतलब वो खर्च ज्यादा करता है, आय कम रखता है। मतलब यह है साथियों, कोई भी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होना चाहती है, अर्थात वो कम कमाकर ज्यादा खर्च करना चाहती है। सरकारें कमाई करने के लिए नहीं बिठाई जाती, सरकारें व्यापार नहीं करती। अच्छा, यानी सरकार कर्जा लेने के लिए बनी है? अरे नहीं साहब, इसकी भी व्याख्या करेंगे आपको कि सरकारें कर्जा लेने के लिए ही नहीं बनी है, लेकिन सरकारें खर्च ज्यादा करके आय कम जाए रहे, लेकिन खर्च ज्यादा करके आय के नए साधन जुटाने के लिए बनी हैं, जीडीपी को बड़ा बनाने के लिए जुटी हैं। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ ऊपर से जा रहा होगा। मैंने कहा ना, कोर इकोनॉमिक्स बता रहा हूं, संभव नहीं है कि एक बार में सारा एक बार में घुस जाए, लेकिन जितना आ जाए समझ लीजिए, क्योंकि यहां से आगे जब हम चलेंगे ना, तथ्य दिखाएंगे आपको, नंबर दिखाएंगे, सरकार ने इतना खर्चा किया, इतना कर्जा लिया, तो वो समझ में आ जाएगा। क्या पता इतनी सी लेसन से आई बात समझ में? आप में से एक बच्चा निकलता है और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके आता है कि सर यदि ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? सरकार की आय ज्यादा हो जाए और खर्च कम हो जाए। तो सरकार बिजनेसमैन है, सरकार बिजनेसमैन है और वो अपने ऊपर इस तमगे को नहीं लेना चाहती। फिर भी ऐसा बजट सरप्लस बजट कहलाता है। एक हो गया घाटे का बजट यानी डेफिसिट बजट, एक हो गया सरप्लस बजट जो कि हाइपोथेटिकल है, अमेरिका भी नहीं लाता है। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताओ, आप लोन का बजट लाने का क्या लॉजिक हुआ? हमें तो समझ में नहीं आया। हमारे पिताजी ने तो हमेशा यह कहा है कि बेटा कर्जा मत लेना, काम करो तो कर्जा मुक्त रह के करो। चलो मैं अब आपको इसका भी मतलब समझा देता हूं, हल्की सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसको समझा करके फिर मैं आपको बजट तक ले चलूंगा। थोड़ी भूमिका इसलिए बनाई जा रही है ताकि कर्जे का बजट कोई सी भी, मैंने कहा ना, अमेरिका आ जाए, चाहे कोई डेवलप्ड नेशन आ जाए, वो भी घाटे का बजट लाएगा। ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझते हैं अपन। मैं आपसे यह कहता हूं
कि मेरी कुल वर्थ 100 रुपए है, मेरी कुल वर्थ 100 रुपए है, मैंने 5% के हिसाब से वृद्धि दर्ज की, 5% के हिसाब से वृद्धि दर्ज की, यानी मैं 100 की जगह 105 रुपए का व्यक्ति हो गया 1 साल के बाद। भाई हर देश है, देश तरक्की करता है, एक परसेंटेज के साथ वृद्धि करता है। जैसे भारत ने 6.5% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की है, तो भारत 106 रुपए का देश बन जाएगा अगली साल। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपए की तो मेरी वर्थ थी और मैंने आपसे 100 रुपए उधार ले लिए, उधार ले लिए, उधार ले लिए। उधार का ब्याज सस्ते दरों पर मिल जाता है। जैसे जापान ने मुझे लोन दिया हुआ है 0.5% या 0.25% पर मुझे जापान से ब्याज मिला हुआ है, इंडिया को मिला हुआ है, बुलेट ट्रेन के लिए मिला हुआ है। IMF वगैरह ये सब बहुत सस्ते में ब्याज देते हैं, 2%, 1%, इतना परसेंट पे ब्याज देते हैं। ठीक है, मिल गया साहब मुझे, मैंने 200 रुपए कर लिया अपने पास। ध्यान से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। 200 रुपए मैंने मेरी वर्थ कर ली, 100 रुपए मेरे पास लोन है। गणित थोड़ी आप समझेंगे तो मेरी बात भी समझ जाएंगे। मैंने गति करनी थी किस दर से, 5% की दर से। अब मेरा मूलधन कितना है, 200 रुपए। 5% के हिसाब से 200 पर वृद्धि दर्ज की गई, यानी मेरी वैल्यू हो गई 210 रुपए। अब मेरी वैल्यू अगर 210 रुपए हो गई तो मेरी नेट वैल्यू बन चुकी है 210 रुपए। अब मुझे आपको ब्याज चुकाना है और मूलधन चुकाना है। मेरे को मूलधन चुकाना था 100 रुपए, लीजिए। आपको ब्याज देना था 1 रुपया, या फिर जापान हो अगर आप तो 50 पैसा। तो ये लो साहब, मैंने 1 रुपया आपको और चुका दिया। मेरे पास नेट पैसा बन के आया 109 रुपया। जिनको यह बात समझ में आ गई हो ना, एक बार थम्स अप कर देना। लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, करोड़ों का बजट 100 रुपए में समझा रहा हूं। अगर यह बात समझ पा रहे हो तो आपको बहुत सी बातें आगे समझ में आने में आसानी होगी। लोन लेकर क्यों काम किया जाता है? यदि लोन सस्ते में मिल रहा हो और आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही हो तो लोन लेने में भलाई होती है। समझ रहे हैं आप? कई बार लोग लोन लेकर के प्रॉपर्टी परचेज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोन की दर जो है वो बहुत कम है और प्रॉपर्टी का जो रेट है वो उससे तेजी से बढ़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन लगा रहे, मतलब इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया। 5% से ही मैंने ग्रो किया है। मैंने 210 रुपए की वैल्यू बना ली, 210 रुपए की वैल्यू बना ली, मैंने 100 रुपए का मूलधन वापस कर दिया, 1 रुपए का ब्याज भी वापस कर दिया, और तो छोड़ो, मैं 2 रुपए, मैं छोड़ो 4 रुपए तक का भी ब्याज वापस कर दूं ना, अगर 4% तक का भी ब्याज वापस कर दूं तो भी मैं 106 रुपए, यानी इससे तो ज्यादा ही ग्रोथ दर्ज कर जाऊंगा। आ गई बात समझ में? इसलिए आप में से बहुत से लोगों ने इंडिया के जितने भी बड़े कारोबारी देखे होंगे उन सब पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज देखा होगा। आप और हम जैसे जो लोग होते हैं, जो साधारण मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उनके घर वाले तो क्या लेसन सिखाते हैं? कभी कर्ज लेके व्यापार मत करना बेटा। वहीं जो बिजनेसमैन आदमी होता है वो अपने आप को क्या सिखाता है? जितना कर्ज ले सकता है ले ले, बस ध्यान ये रखना कि जितने परसेंटेज ब्याज पर तू कर्ज ले रहा है उससे ज्यादा की ग्रोथ अगर निकाल रहा है तो तेरा लोन सही है। अगर ब्याज 6% पर मिल रहा है, 10% तू मार्जिन पर बना सकता है, तो 4% तेरी रियल कमाई है। इसको क्यों ना ले? और इसी पर सारा खेला होता है। टाटा 2.5 लाख करोड़ पर बैठा है ब्याज लेकर, कर्जा लेकर सरकार से, 2 लाख करोड़ पर अडानी बैठा है, तो सरकार पीछे क्यों रहे? आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए तो केवल EMI चुका रही है, ब्याज चुकाएगी इस लोन में। दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं आपका पदार्पण कर देता हूं। जितना भी फैक्ट मैंने आपको बताया है उस पर मैं आपकी यात्रा कराता हूं। चले? हाँ भाई, एक विद्यार्थी कह रहा है सर प्लीज इसको रिपीट कर दीजिए, तो कृपया करके इसको पीछे ले जाना, फिर देख लेना। इसको कितनी भी बार चला के देख सकते हो। ये बहुत ही नॉमिनल सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया है। तो चलिए 2324 का मतलब समझा दिया मैंने आपको। आय खर्च का ब्यौरा, इसके अंदर मैडम निर्मला सीतारमण जी द्वारा अपना आखिरी पूर्ण बजट दिया गया है इस सरकार का।
ये दोबारा मंत्री बनती है नहीं बनती अपन को नहीं पता, अपन तो ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसमें आखिरी पूर्ण बजट, आखिरी पूर्ण का मतलब 2024 तक का शासन है, 2024 में जब आपकी सरकार जा रही होगी, अब आप सोचो, कॉमन सेंस लगा ना, बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं। मैडम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़ी हुई हैं, आपने बजट पेश किया है, बजट, अब मैं आपको यह बताऊं कि यह बजट क्या होता है, कैसा होता है, ये सब मैं पुरानी चीजों में बता चुका हूं। अब फिलहाल के लिए छोटी सी बात समझना, मैंने आपको क्या कहा, बजट 23 और 24 के लिए है, यानी अगले साल के लिए है। अगले साल का मतलब आज से शुरू होकर अगले साल तक जाएगा। अब मैंने कहा मैडम का ये आखिरी पूर्ण बजट है, मतलब आज से लेकर के और 2024 तक इनका बजट चलेगा। फिर क्या सर उस समय एक चुनाव तो मई 2024 में होंगे, क्या मैडम उस समय बजट जारी नहीं करेंगी? करेंगी, लेकिन उस समय मई तक के लिए ही तो करेंगी ना। आगे जो सरकार आएगी वो सरकार मैडम वाला बजट क्यों मानेगी, वो तो खुद का बजट मानेगी। इसका मतलब जो नेक्स्ट सरकार आएगी मई 2024 के बाद, चाहे वो इनकी आए चाहे किसी और की आए, वो अपना बजट फिर से पारित करती है। अर्थात जो सरकार ये चला रही हैं 2024 में इनका बजट अंतरिम बजट आएगा, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पूर्ण बजट कहा जा रहा है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो, क्लियर। चलिए, मैडम बजट लेके जा रही हैं अपने साथ में, तस्वीरें आ गई, इनसे अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपना मतलब एक तो इस बिंदु पर है, बजट के अंदर 7 मुख्य मुद्दों पर ध्यान रखा गया है, सप्तऋषि कहा गया है। किन पर? इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सबको मिलाकर के विकास, रीचिंग लास्ट माइल यानी अंत्योदय का विकास, अंतिम लाइन पर खड़े व्यक्ति का विकास, ये सब बातें भी मेजर पॉइंट। जैसे ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ का मतलब ग्रीन एनर्जी से ग्रोथ, या फिर जो अपन ये बायो इथेनॉल मिलाकर के फ्यूल बनाते हैं उससे ग्रोथ, यूथ की पावर को बढ़ाना, फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ देखना, जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल छिपा हुआ है उसको बाहर लेके आना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करना, इन मुद्दों पर ध्यान रखा गया है इस बजट में। यानी बजट को एक लाइन में बोला जाए तो 7 मुद्दों पर केंद्रित बजट है। चलिए, अब यह बात समझ में आ गई। हमारा यह भी काम की चीज नहीं है, फिर भी हां, अगर आपसे कोई कहते राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस बजट, तो आप ये 7 पॉइंट लिख करके चले आओगे तो आपको 10 नंबर के सवाल के अंदर 5 नंबर तो तब भी मिल जाएंगे कि इस बजट में इन 7 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। आपको कम से कम 5 नंबर इस बात पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर दें। चलिए, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 8 साल में 8 साल बाद स्लैब बदलकर 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने का दावा किया गया है। ये टैक्स छूट करने की जो बातें हैं ना, ये हम अलग से भी, मतलब अलग सेशन के अंदर भी टैक्सेशन के ऊपर समझा देंगे। अभी इस पर मत लो क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा ये, ठीक है। चुनाव के हिसाब से बजट है, ये राजनीतिक बयानबाजी, अपन इस पर फोकस नहीं करेंगे। अपन जिस चीज पर फोकस करेंगे वो ये है, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, ये अखबार वाले नहीं समझा पाएंगे आपको, है ना। अखबार पढ़ के आप समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए अपन लोग इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, अपना जो हल्का फुल्का दिमाग है उसको यूज करते हैं। चलो देखो, यहां 1 रुपया दिखाया गया है। 1 रुपया का मतलब समझिए कि एक पाई है, 100 पैसे की पाई है। यानी सरकार, मैंने अभी देखो आपको जो बातें बताई वो सब बातें अब आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपने पेशेंस से मेरी पहले वाली चीजें सुनी है। तो मैंने क्या कहा था, सरकार का बजट क्या है, उसकी कुल आय का और खर्च का ब्यौरा है। अब देखो, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और बार बार थम्स अप मुझे मिलते रहना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने इस सेशन को समझाने से पहले जो 15-20 मिनट भाषण दिया है ना, वो आपके काम का है। मैंने आपसे क्या कहा, कुल आय का और खर्च का ब्यौरा ये आपके अंदर बजट के अंदर आएगा। अब अगर आपको ये बात पसंद आई है तो यहां पर सारी बातें समझ में आएंगी। खर्चा और आय, तो देखो, रुपी कम्स फ्रॉम यानी आय, रुपीज गोज टू यानी खर्चा, यही बोला था मैंने। सरकार कमाती कहां से है, मैंने आपको कहा था, इधर देखिए क्या लिख रहा है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, यानी भारत सरकार 1 रुपया अगर मतलब अपनी आमदनी में दिखाती है तो उसमें से 34 पैसा यानी 1/3 वो कर्जा लेती है। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, समझे आप। नंबर दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स से, यानी अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, इन पर लगने वाले टैक्स से 15% पैसा कमाती है। यानी 100 रुपए में से 15 रुपया यहां से आता है, 34 रुपया कर्जे से आता है।
मैंने कर्जा सुना दिया ना थोड़ी देर पहले, कर्जा क्या होता है। आगे चल लो। इनकम टैक्स, जो कहते हैं भारत की बहुत कम आबादी इनकम टैक्स देती है, 15 पैसा इनकम टैक्स से लेते हैं हम। कस्टम ड्यूटी, यानी बॉर्डर से जो व्यापार होता है, यानी सीमा से व्यापार होता है, दूसरे देश का माल इंडिया में जब आता है उस पर जो टैक्स हम लगाते हैं उससे 4 पैसा कमाते हैं। उस 100 पैसे में से एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, उत्पादन करके जो पैसा लगाया जाता है वो 7। राज्य सरकार में एक्साइज ड्यूटी दारू वाली होती है, केंद्र में एक्साइज ड्यूटी उत्पादन वाली होती है, दोनों में अंतर है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 17 पैसे। जितना पैसा हमारे बड़े राजघराने नहीं देते उससे ज्यादा हमारे देश के, देखो ये बड़ी आयरनी है इंडिया के अंदर, और ये ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात उजागर भी हुई थी। देश की कुल आय का अधिकतम हिस्सा देश के 1% लोगों के पास है, लेकिन मतलब 90% धन जो है ना वो 1%, 10% इतने लोगों के पास है। वहीं वो जो लोग टैक्स देते हैं वो 15% है, और जो आम आदमी है वो 17% टैक्स दे रहा है। 17% जीएसटी दे रहा है और इनकम टैक्स के नाम पर 15% टैक्स दे रहा है। गजब की आयरनी है। खैर कभी इस बात में अभी नहीं फंसेंगे, बजट के समय नहीं उलझ जाएंगे हम। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी बिना कर्ज वाली कैपिटल रिसीप्ट, माल बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा जो कमाते हैं। मैंने समझाया था, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया पैसा कहां से आया, पैसा सरकार खर्च कहां करे। मैंने आपको देखो जितनी भी बातें बोली हैं यहां पर मैंने सारी लिख दी थी। सरकार की आय फाय मैंने सब बता दी थी, आय कहां से आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, सरकार कहां से लाता है, मैं पहले ही बता दिया था। मैंने कहा बाद में फिर आप ये कहोगे कि हमें नहीं बताया था, मैंने पहले ही बता दिया था। अब सरकार खर्च कहां करेगी, इधर आ जाओ, इधर देख लो। हमारे खर्चे जो है ना, सरकार द्वारा जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, जैसे कि सफाई अभियान वगैरह जैसी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, सड़क निर्माण योजनाएं हैं, उन पर 9% पैसा खर्च होगा 100 रुपए में से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट, अब यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, 100 रुपए में से 20% पैसा यानी 20 पैसा हम केवल ब्याज भुगतान पर खर्च करेंगे। कितना, 20% पैसा। हम 34 पैसा ले रहे हैं, 20 पैसा चुका रहे हैं, यानी 14 पैसा ही हमारे पास ऐसा है जो देश निर्माण पर खर्च हो रहा है। सब्सिडी पे 7 पैसा, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पर 9 पैसा, स्टेट टैक्सेस आपस में शेयर करने पर जो कि वित्त मंत्रालय वो वित्त आयोग करता है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर होता है 18 पैसा, पेंशन पर 4 पैसा, अदर पैसे पर 8 पैसा। ये पैसे के टर्म में आपने बात समझ ली। अब ये तो पैसे के बारे में समझ ली, इसको आप रिलेट कर पाते हो तो निबंध टाइप के जो आंसर लिखोगे वहां कर लोगे। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर पर ले चलता हूं, आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, अगर आप इस स्लाइड को समझ गए तो मैं मेरा सेशन एंड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये स्लाइड समझना ही आपके लिए समझना सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सेशन की। अक्सर इन नंबर्स को देखकर बच्चे पेज को चेंज कर देते हैं, उन्हें लगता है बजट पढ़ना है, बजट के नाम पर चलो पढ़ लेते हैं, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, रेलवे में कौन सी स्कीम आई, फलानी जगह कौन सी स्कीम आई। अब यहां पर आ जाओ भैया, पानी पी लें, बहुत तेज नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। हाँ भाई, जो बातें मैंने आपको अभी तक बोली थी उन्हें मर्ज करो। आप क्या बोली थी हमने, आपको 2 बातें बताई थी, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लो भाई, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट बोली थी 21-22, 22-23, 22-23, 23-24। अभी हम 23-24 की बात कर रहे हैं। दोनों की रिसिप्ट यानी सरकार को कितना पैसा प्राप्त हुआ, इतना पैसा प्राप्त हुआ इन दोनों से मिला करके 26,32,281 लाख करोड़ रुपया, 18,70,816 लाख करोड़ रुपया, ये तो प्राप्त हुआ है। यानी टोटल सरकार ने कितना प्राप्त किया है, 45,03,097 करोड़ रुपया, यह सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार खर्च कितना कर रही है, टोटल एक्सपेंडिचर किस प्रकार से,
रेवेन्यू से और कैपिटल से एकदम सेम फिगर सरकार खर्च कर रही है। वाह, आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा। साहब ऐसा भी कोई बजट बना सकता है क्या? क्या जितना पैसा सरकार कमा रही है उतना खर्च कर रही है? ताली बजनी चाहिए सर इस बात के ऊपर। तो मतलब ये कैसे मैनेज किया सर इन्होंने? जितना कमाया उतना खर्च किया। आप तो कह रहे थे कर्जा लेना पड़ता है, फलाना लेना पड़ता है, यहां तो अपना बजट एकदम सेट है। अरे हमने कहा रुक जाओ महाराज, ये टेबल पूरी नहीं पढ़ी आपने, अब तो चमत्कार शुरू होंगे। क्या? ये पढ़ो, रेवेन्यू डेफिसिट, ये पढ़ो फिस्कल डेफिसिट, ये पढ़ो प्राइमरी डेफिसिट, ये पढ़ो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट डेफिसिट डेफिसिट। सर ये क्या है? हमने कहा ये क्या है? हमने कहा सबसे पहले ये नंबर पढ़ो, 17,86,816 करोड़ रुपया। सर क्या है ये? हमने क्या कहा था आपसे? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये लो, मैंने इसीलिए आपसे कहा था पहले ही बता देता हूं मैं, फिर बाद में आप ये कहोगे कि सर आपने हमें बताया नहीं था। फिस्कल डेफिसिट, खर्चा ज्यादा आमदनी कम, क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। लीजिए साहब, फिस्कल डेफिसिट कितना है? 17,86,000 करोड़ रुपया है। मतलब सर ये पैसा सरकार को कर्जा लेना पड़ेगा जी। यदि यह कुल बजट 1,00,000 करोड़ का है तो इसमें से 17,86,000 करोड़ तो सरकार को लोन लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो यहां आ जाओ। हमने बोरोइंग्स दिखाई थी, इंटरेस्ट पेमेंट्स दिखाए थे, यानी सरकार इतना कर्जा लेने वाली है, घाटा है इतना। सर इतना घाटे में अगर हम हैं तो सर ये तो घाटा तगड़ा है। ये जो घाटा है सर, इस घाटे को पेमेंट मतलब क्या करने वाले क्या है? ये सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट और इनका खर्चा आया, ये जो घाटा दिखा रहे हो, अब तो ये ले लिया, इससे हम करेंगे क्या? हमने कहा इस पैसे से हम इससे ब्याज का भुगतान करेंगे और कुछ नवनिर्माण करेंगे। बोले मतलब? हमने कहा अगर इसमें से ब्याज पेमेंट हटा दो, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। फिस्कल डेफिसिट में से सरकार जो इस साल ब्याज देने जा रही है ना, ब्याज इंटरेस्ट देने जा रही है अपने कर्जे पर, वो 10 लाख करोड़ रुपया है। असल मायने में सरकार जो विकास के नाम पर पैसा खर्च कर रही है वो 7,06,845 करोड़ रुपया है। 10 लाख करोड़ रुपया तो हम ब्याज पर दे रहे हैं, चुका रहे हैं हम लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट, चाहे जापान का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे कोई और बैंक का हो, किसी दूसरे देश का हो या आपसे लिया हुआ पैसा हो, उसके ब्याज पेमेंट पर 10 लाख करोड़ रुपए जा रहा है। कईयों को बाउंसर मार गया होगा, लोड मत लो, एक एक चीज लिख के दे रहा हूं मैं आपको। जो भी बातें हैं सब लिखित में दूंगा। रिसीप्ट 2 प्रकार की, रेवेन्यू और कैपिटल। एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के, रेवेन्यू और कैपिटल। अगेन रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी थी? 26 लाख करोड़ की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था? 35 लाख करोड़ का। अर्थात हमारी सालाना होने वाली कमाई 26 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन सालाना होने वाला खर्च 35 लाख करोड़ रुपए है। यानी हमारा सालाना होने वाला घाटा, इन दोनों का अंतर 8,69,000 करोड़ रुपए, ये रहा रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? Then again, revenue deficit is nothing but it is difference between revenue receipt and revenue expenditure. बोलिए, कुछ दिमाग में आया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा, हमने सालाना देने वाली तनख्वाहें ज्यादा दे दी, सब्सिडी ज्यादा दे दी, लोगों को सुविधाएं ज्यादा दे दी जो हर साल देनी है। कितनी ज्यादा दे दी? 8,69,000 करोड़ रुपए। अब दूसरी तरफ चलो, कैपिटल रिसीप्ट। सरकार ने अपने मतलब एक तरह से ये बेचकर ओएनजीसी, एलआईसी, रेलवे, फेलवे, इनको बेच के 18,70,000 पैसे करोड़ कमाए, लेकिन हमने कैपिटल खर्च कितना किया? तो 10 लाख करोड़ किया। ये एक सरकार का फेलियर है। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? सरकार देश को बेचकर योजनाएं चला रही है। यह सबसे गंदा शब्द है, सुनना अगर चाहते हो तो।
ये क्या है? कैपिटल एक्स रिसिप्ट, क्या कैपिटल रिसिप्ट आई कैसे? पैसा कैसे आया आपके पास? सरकार ने क्या बेचा? सरकार ने LIC बेची, सरकार ने IDBI बैंक बेची, सरकार ने NTPC बेची, कोई सी भी सरकारी कंपनी उठा लो, सरकार ने वो बेची, तब जाकर के सरकार को यह पैसा प्राप्त हुआ। लेकिन सरकार ने नवनिर्माण के नाम पर, यानी कोई नई NTPC बनाई क्या, या कोई नई ONGC बनाई क्या, या कोई नया भेल बनाया क्या कोई नया गेल बनाया क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर तो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। अरे आपने ज्यादा के बर्तन बेच दिए, इतने के खरीदे नहीं। और अगर आपने ज्यादा के बर्तन बेच दिए, आपने इतने बनाए नहीं, तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? आपने शुरुआती 7 पॉइंट में क्या दिया था? यही तो हमारी देश की जनता समझती नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट देंगे। कैसा हुआ इंक्लूसिव डेवलपमेंट भैया? किसका विकास हो रहा है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचाओगे? आप तो बेच के निकल जाओगे, आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब? सरकार ने जो पैसा बजट दिया, वो बजट पैसा क्रिएट कहां से किया? अब देखना इंटरेस्टिंग फैक्ट, सरकार ने इस पैसे का लाभ कहां लिया? फिर आप पूछेंगे हां सर ये बात तो सही है, सरकार को यह करना चाहिए था, सरकार ने फिर क्या किया सर? उस पैसे का क्या किया? उस पैसे को सरकार ने रेवेन्यू पेमेंट्स पर दे दिया। रेवेन्यू पेमेंट्स का मतलब सब्सिडी बांटने पर, फ्री की योजनाओं पर। फ्री की योजनाएं जैसे फ्री सिलेंडर बांटो योजना, फ्री कोई सी भी योजना ले लो, फिर उससे कोई ना कोई वर्ग नाराज हो जाएगा, इसलिए बोलते समय हमारी भी लिमिटेशन होती है। सरकारें जितनी भी प्रकार से, बिजली के कनेक्शन फ्री ले लो, हैं, बेरोजगारी भत्ता फ्री ले लो, बस हमें वोट दे दो, सब फ्री ले लो, काम कोई मत करो, और फिर सरकार को कोस लो। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो फिगर दिख रहा है एक्सपेंडिचर का, ये बड़ा क्यों है? क्योंकि सरकार ने इस बजट पर पैसा यहां खर्च कर दिया। ये देख लो, ये फिगर रहा ना, मैंने दिखाया तो था आपको, कहां गया? ये रह लो, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिफेंस, सब्सिडी, फाइनेंस कमीशन, स्टेट टैक्सेस, इन पर पैसा खर्च हो गया। दिखाऊंगा, अभी और फिगर लेके चलूंगा। आ गया बात समझ में? ये आ गया समझ में रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो इस पैसे में से 10 लाख करोड़ रुपया आप ब्याज पर पेमेंट करेंगे। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सब लिख के दे रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने जो बातें बोली हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब ठीक है। आगे आ जाओ, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, लिखित में दे रहा हूं एक एक चीज। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ये सब दे रहा हूं मैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर में क्या है, ये सब बातें मैं आपको लिखित में उपलब्ध कराऊंगा। क्लियर? चलिए, सरकार कहती है कि हमने अपने बजट के अंदर 37.4% की कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है और उसे 10 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू 10 लाख करोड़ रुपीस। यानी सरकार इस बात पर अपना पीठ थपथपा रही है। किस बात पर? देखो, एक चीज क्या होती है ना, सरकार के पास एक बहुत बढ़िया ताकत है, और वो क्या है? डेटा से खेलना। जनता को दिखा दो, जनता राजी हो जाएगी, यार गजब काम कर दिया साहब आपने, तो डेटा से खेल लिए सर आप। सरकार इस चीज को दिखा रही है कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए नवनिर्माण पर खर्च किए हैं। अच्छा, किसके कंपैरिजन में सर? इसके कंपैरिजन में। यानी लास्ट ईयर हमने 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, इस बार हम 37% ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तालियां बजाओ हमारे लिए, ठीक है सर। लेकिन सर एक बात बताएं, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर जो आप चीज दिखा रहे हो कि आपने कुछ ग्रोथ की है, लेकिन यहां पर सर एक चीज दिखाओ, आपने यहां पर बेचने का काम ज्यादा किया है। ये बेचना कौन कंसीडर करेगा? बेच भी तो रहे हो आप, दिखा रहे हो कि हमने खरीदने का काम कर दिया, लेकिन सर बेच भी तो रहे हो आप, उसको नहीं दिखा रहे हो। कोई नहीं साहब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रोथ बाय 1.2%। सरकार कह रही है कि हमने रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बढ़ाया। हां, यह बात फिर भी सही है। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए डेटा टेबल का, तो डेटा टेबल कहती है कि लास्ट ईयर के मुकाबले हमने रेवेन्यू में खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ाया है, लेकिन हमने कैपिटल पर खर्चा ज्यादा बढ़ाया है। हां, यह बात बहुत हद तक सही है,
यानी इस बात की तारीफ की जा सकती है क्या, कि आपने लास्ट ईयर जितना खर्चा रेवेन्यू जो रिकरिंग बेसिस पे था वो किया था, उसके मुकाबले आपने इस बार वो चीज नहीं बढ़ाई, लेकिन आपने इस बार कैपिटल यानी नवनिर्माण, चाहे फिर रोड सड़क का निर्माण हो, चाहे रेलवे का निर्माण हो, उस पर आपने अपना बजट बढ़ाया है। इसके लिए यह काबिले तारीफ चीज है। लेकिन जो दुखद है ना वो ये है कि आपने फिर भी अपना सामान बेचकर रेवेन्यू को फाइनेंस किया है। कैपिटल का जो रिसीप्ट आपको प्राप्त हुआ वो आपने अपने हिस्से का सरकारी सामान बेचा है। बेहतर होता कि आप कैपिटल रिसीट जो है ना इसको भी कम करते, और कैपिटल रिसीट को जो आपके पास चीजें हैं उसको रेवेन्यू पर डालते या नहीं डालते वो आपके ऊपर है, लेकिन आप इसको कम करते, ठीक है। पर फिर भी एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। यहां पर हमने ये चीज आपको बता दी, ये की नंबर्स मैंने आपको बता दिए। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये सेशन उन लोगों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है जो आम दिनचर्या से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत ज्यादा एकेडमिक चीजें हो गई हैं और मेरे हिसाब से सेशन भी 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरा भी एक चोक पॉइंट आ चुका है बताते बताते। फिर भी कभी और विश्लेषण अगर चाहिए होगा तो बजट डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपसे क्या कहा, सरकार इंटरेस्ट पर कितना पेमेंट कर रही है, मैं तब से चिल्ला रहा हूं 10 लाख करोड़ रुपया सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है। अब इस फिगर को देख लेना एक बार, 10 लाख करोड़, ठीक है। अच्छा, अब 10 लाख करोड़ का फिगर अगर मैंने आपको बताया है तो आप फिर से इधर आ जाओ। मैंने प्राइमरी डेफिसिट के बारे में क्या कहा था आपसे, फिस्कल डेफिसिट से आप इंटरेस्ट घटा दो। फिस्कल डेफिसिट से अगर इंटरेस्ट पेमेंट घटा दोगे, 17 लाख में से 10 लाख घटा दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आएगा। मतलब सरकार सही मायने में बजट के नाम पर 7 लाख करोड़ रुपए ही कैपिटल पर खर्च कर रही है। यानी जो हमारा असल में घाटा है, जिसके लिए हम कर्जा लेंगे, वो जो कर्जा लेंगे वो असल में ब्याज चुकाने के लिए ज्यादा होगा, निर्माण के लिए कम होगा। तो जो मैंने आपको शुरुआत में एक स्टैटिक्स दिखाई थी, क्या दिखाई थी, मैंने आपको एक स्टैटिक्स दिखाई थी और वो क्या थी, 100 रुपए वाली थी ना, ये वाली, कि हमने कर्जा लिया, कर्जा लेकर के हमने ग्रोथ बढ़ा ली, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे यह पता चले कि मैंने 100 रुपए का लोन लिया क्यों था, बोले सर आपने 100 रुपए का लोन इसलिए लिया था क्योंकि आपके ऊपर जो पहले से ब्याज था या आपके ऊपर जो पहले से लोन था उसे चुकाना था। तो यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर सरकार में और उस आदमी में क्या गलती कमी है, कौन से आदमी में, जो एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरता है? एक था ना, वो कौन सा मेहता था जिसने स्कैम किया था यार, नाम भूल गया मैं, स्कैम 1992 है जिसके ऊपर फिल्म बनी है, वेब सीरीज बनी है, नाम भूल रहा हूं मैं, तुषार मेहता था कि क्या नाम था उसका, बहुत बड़ा स्कैम जिसने किया था। वो करता क्या था, वो एक बैंक से पैसे लेता था, ब्याज मतलब इन्वेस्ट करता था बैंक वहां जाकर के, फिर उसके पेमेंट को लाके दूसरे बैंक में जमा करा देता था। स्कैम करके वो बनी है ना वेब सीरीज। तो सरकार आप क्या कर रहे हो, आपने जो पैसा लिया उस पैसे से आप ब्याज का भुगतान कर रहे हो, यानी आप कर्ज लेते हो कि हम बोरोइंग्स ले रहे हैं, 17 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग्स ले रही है सरकार। हाँ हर्षद मेहता, तो वैसा तो आप भी कर रहे हो। मतलब आप 17 लाख करोड़ रुपए का अपने ऊपर ब्याज लेते हो। फिस्कल डेफिसिट आपकी 17 लाख करोड़ रुपए, बोरोइंग्स मैं आपको पढ़ा देता हूं, तथ्यात्मक रूप से आप इस चीज को पढ़िएगा। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, तो इधर देख लीजिए, borrowings by the government, total borrowings required by the government is known as fiscal deficit। सरकार की फिस्कल डेफिसिट कितनी है, 17 लाख करोड़ रुपए। देखो ये रहा, फिस्कल डेफिसिट कितनी है, 17 लाख करोड़ रुपया। सरकार 17 लाख करोड़ रुपया लोन ले रही है, उसमें से अब ये 17 लाख करोड़ देख लिया। अब इसके बाद चलो आप ब्याज पेमेंट कितना कर रही है, 10,79,000 करोड़ रुपया। मतलब समझ रहे हो आप, आपने कर्जा लिया, ये जो मैंने गणित सिखाई थी आपको, 100 रुपए आपने कर्जा लिया, कर्जे में से आप अधिकांश हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट पर लगा रहे हो, यानी आपके कर्जे में से मात्र 7 लाख करोड़ रुपया ही ऐसा है जो कि ग्रोथ के अंदर भागीदार बनेगा। ये एक अच्छी गवर्नमेंट की निशानी नहीं है, अच्छी पॉलिसी की निशानी नहीं है। फिर आप अभी हाय हाय के नारे लगाने लग जाओगे, फलानी सरकार बेकार है, ये सरकार बेकार है। हमारी हर सरकार ही इसी लफड़े में उलझी रही है।
जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर हम आज तक इसी गेम में उलझे हुए हैं। हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के जाल में ही फंसे हुए हैं। इस सरकार की बात नहीं है, 2003 से लफड़े चल रहे हैं हमारे। उसके बाद में हमने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसमें यह कहा गया था कि किसी सरकार के ऊपर फिस्कल डेफिसिट उसकी जीडीपी का 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, सॉरी 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इवन IMF कहता है कि डेवलपिंग नेशन को 3% से ऊपर का फिस्कल डेफिसिट नहीं रखना चाहिए। लेकिन करें क्या? डेवलपिंग नेशंस की मजबूरी है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट पर खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च ना करें, यानी लोगों को सब्सिडी ना दें, लोगों के लिए राहत ना दें, लोगों को फ्री अनाज ना दें, तो फिर देश कैसे चलाएं? डेवलपिंग नेशन है, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ा डायलेमा है अर्थशास्त्र की व्यवस्था में कि सरकारों को रेवेन्यू पर खर्च करने के लिए लोन लेना पड़ता है, और रेवेन्यू पर खर्च करना जरूरी है क्योंकि वो डेवलपिंग नेशन है। हम लोग जो ब्याज लेते हैं, अपन यदि ये कहें फलानी सरकार बेकार है, सब सरकारों का यही रिकॉर्ड रहा है, 2003 से आज तक मैनेज नहीं हुआ। कहीं आप अचानक ये कहने लग जाओ ये सरकार बुरी, फलानी सरकार, इतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं बन जाएंगे अपन 5 मिनट के सेशन में। अपन से बड़े बड़े लोग बैठे हैं ऊपर। लेकिन एक डेवलपिंग नेशन के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो क्या होता है? वो यही होता है कि भाई एक सरकार अपनी फाइनेंस के ऊपर काम नहीं कर पाती है, फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करने लगती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब जो घाटा हुआ उसको भरें कैसे, 7 लाख करोड़ रुपया लाएं कैसे, 17 लाख करोड़ लाएं कैसे, तरीके हैं। बाहर से मदद ले लो, लोन ले लो, अपने लोगों से लोन ले लो, या पैसे छाप लो। पैसे छापना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब इधर देखो आप, फिस्कल डेफिसिट टू बी 5.9% इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.9% फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रहेगा, ऐसा अनुमान है। अच्छा, मतलब सरकार इस बात से खुश है कि तुलनात्मक रूप से हम इसे नीचे ला रहे हैं। खुश होना भी चाहिए क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पहले जीडीपी का 6.7% था, ये नीचे आ रहा है। लेकिन कितना आना चाहिए? तो मैंने आपसे कहा ना, FRBM एक्ट 2003 में बना था, जो कंडीशन देके गया था कि ये जीडीपी का 3% होना चाहिए। हम अभी 3% के आसपास भी नहीं है। कोशिश करते हैं हम कि हम नजदीक आए, इसको कम करें। एक अच्छी सरकार अपनी पीठ इस बात के लिए थपथपा सकती है, और इस सरकार को भी करना चाहिए कि हां, इस क्रिटिकल सिचुएशन में जब हम कोरोना काल से निकल के आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर से हम बाहर निकल के आ रहे हैं, उस दौरान हम फिस्कल डेफिसिट कम करते हुए आ रहे हैं। अगेन ये एक सकारात्मक पॉइंट है। तो 2 सकारात्मक पॉइंट हुए इस बजट के अंदर जो अभी तक अपन ने सुना। सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बढ़ाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भविष्य में रेवेन्यू जनरेट करता है। तो पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी, यहां पर डेफिसिट जो है वो कम किया जा रहा है। डेफिसिट कम होना, हालांकि वो अभी उस मानक के नजदीक नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन उस तरफ प्रयास चल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, अभी तक का जो आपका रिपोर्ट कार्ड रहा, अब तक जो आप कुछ समझ गए, ऑलरेडी कईयों के ऊपर से जाना शुरू हो गया होगा, लेकिन अब तक जितना आप समझ गए हो उसके आधार पर आज के सेशन के नीचे कमेंट कर देना। बाकी जो बातें हैं ना, मतलब बजट के अंदर समझने की सबसे मेन बात यही होती है जो मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद की जो बातें हैं कि बैंकिंग फाइनेंसिंग में क्या हुआ, इनकम टैक्स के अंदर क्या हुआ, इनकम टैक्स वगैरह पे एक शॉर्ट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्लीन एनर्जी के लिए क्या हुआ, ये सब चीजें आपको न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में ऐसी खूब देखने को मिल जाएंगी, है ना। कौन सी योजना वगैरह आई अलग से देख देंगे अगर कुछ होगा तो। ये मैं आपको वैसे अभी सेशन पूरा होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जिस पे ब्लू टिक लगा हुआ है ना, अंकित अवस्थी AVASTHI, अंकित अवस्थी सर पर अभी डाल दूंगा, GK बाय अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा। ये सब चीजें नॉर्मल चीजें हैं, है ना। तो ये पूरा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको इतना भी समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय रही है। कोशिश की है कि थोड़ा ही पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। बाकी जो सरकारी घोषणाएं हैं वो तो कल अखबार भर के आएगा, उसमें से देख लेना, है ना। सरकार तारीफ ही करेगी अपनी कि हमने ये दिया, यूं दिया। बाकी योजनाएं वगैरह कुछ निकल के आती हैं तो अभी विश्लेषण करने दीजिए, फिर देते हैं आपको। अभी के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना। बाकी मेरा रेफरल कोड है अंकित10, इसका यूज करके आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, चाहे यूपीएससी में हो, डिफेंस में हो, स्टेट PCS में हो, कहीं भी हो, आपको वहां पर उपलब्ध सभी कोर्स आसानी से देखने को मिलते हैं। साथ में 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलता है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।